हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मिडल ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। यूएई, बहरीन, इजराइल का एक पैक्ट हुआ है जिसको कि ब्रोकर किया है यूएसए ने। ये बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट मूव बताया जा रहा है मिडल ईस्ट एशिया में पीस लाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या है ये एग्रीमेंट और इसके किस तरह से इम्पैक्ट आएंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि जो इजराइल का जो इशू है पैलेस्टाइन के साथ, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से ओवर द पीरियड जो डेवलपमेंट हुआ उसका थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। और साथ में जानेंगे कि इसके जो पीस अगर होती है यहाँ पर तो इसके बाद के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि जो यूएई, जिसे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं, जो कि एक 7 छोटे स्टेट्स का एक समूह है जिसमें से कुछ स्टेट्स हैं लाइक दुबई, अबू धाबी एंड शारजा, जहाँ पर अभी आईपीएल मैच चल भी रहा है दुबई के अंदर। तो उन सारे 7 स्टेट्स का एक ग्रुप, एक कंट्री है, उसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे बोलते हैं। यूएई का जो पैक्ट हुआ है उसका इजराइल के साथ जो साथ में बहरीन भी जुड़ गया है, और बहरीन और यूएई ने यूएस के एक मध्यस्थता और कह सकते हैं कि ब्रोकरिंग करके इजराइल को साथ में लेके आए हैं। और इन दोनों कंट्री जो यूएई और बहरीन हैं, जो कि एक अरब कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दे दी है। तो जो पैक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में, जो अरब कंट्रीज़ हैं बहरीन और यूएई, जो इजराइल के साथ पैक्ट हुआ है, इस बहुत ही लैंडमार्क एग्रीमेंट माना जा रहा है। यूएई और बहरीन जो हैं अब ऐसे तीसरे और चौथे देश बन गए हैं अरब कंट्री जिन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। इससे पहले 1979 में इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता दी थी एज अ कंट्री, और 1994 में जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दी थी। इस तरीके से 4 कंट्री अब अरब के बन गए हैं जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, और इजराइल भी अब तैयार है उन कंट्रियों के अंदर अपने दूतावास खोलने के लिए और एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए। ये जो एग्रीमेंट हुआ है लास्ट वीक, ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक था। इस एग्रीमेंट को अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ पीस था। इसमें इस एग्रीमेंट में इजराइल ने मान लिया है कि जो भी एरिया उसने अपने आसपास के अरब कंट्रीज से छीने हुए थे, एनेक्स किए हुए थे, वो उनको अब वहीं पर उससे आगे नहीं जाएगा। और जो वेस्ट बैंक के इलाके में भी जो उसका एक नया अभी मूवमेंट हो गया था कि जो पैलेस्टाइन के इलाके हैं उन पर अपना कब्जा करके वहाँ पर यहूदी कॉलोनी या जूइश कॉलोनी और सेटलमेंट बनाने का प्लान था, अब उसने उसको सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ साथ ये मूव देखा जा रहा है कि जितने भी कंट्री हैं इजराइल के आसपास के, वो सारे इजराइल के साथ एक मिलकर गैंगिंग अप कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, कि ईरान के अगेंस्ट में एक जॉइंट मोर्चा वहाँ पर खोल सकें और उसको टक्कर दे सकें। इसके अंतर्गत भी और इसके लिए भी ये पर्टिकुलर मूव देखा जा रहा है। जो सिग्निफिकेंस की बात है जहाँ तक इस एग्रीमेंट के बारे में, तो इस एग्रीमेंट का बेसिक सिग्निफिकेंस जो है वो एंटी ईरान लॉबी बनाना और अलायंस बनाना है इजराइल के साथ। साथ ही में देखा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनका भी इलेक्शन चल रहा है। नवंबर 3 को प्रेसिडेंट का यूएस इलेक्शन होगा। इस इलेक्शंस के लिए जो वहाँ के ज्यूइश वोटर हैं, यहूदी वोटर्स हैं, वो पॉपुलेशन में तो करीब 1.5% के बराबर हैं, बट फंडिंग के मामले में, पैसे के मामले में वो तकरीबन 30 से 40% फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को करते हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उनका है। उनको खुश करने के लिए भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बहुत ज़बरदस्त मूव खेला है। आप देख सकते हैं कि रीज़न फॉर एग्रीमेंट जो हुआ है उसमें यूएई और बहरीन ने कहा है कि हम ईरान के जो उसके इंक्रीजिंग वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है, जहाँ पर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, इससे उनकी सिक्योरिटी को डेंजर है। हम बात करेंगे अभी मैप में कि किस तरीके से ईरान के जो पड़ोसी हैं यूएई और बहरीन, वो थोड़ा डरे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि जो ईरान के ऐसे वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो बनाने के उनकी कैपेबिलिटी आ गई है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तरफ भी अपना एफर्ट मार रहे हैं। तो अपने सिक्योरिटी को थ्रेट रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम इजराइल की और यूएसए की सपोर्ट लेकर अपने आप को सेव करेंगे। इसीलिए ये थोड़ा प्रोसेस है जो है एक्सेलरेट हो गया है। साथ ही में अब बात करते हैं कि जो मिडल ईस्ट एशिया है, अगर यहाँ पर इस तरह के मूव खेले गए हैं तो इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या ज्योग्राफी है, थोड़ा हमें मैप के एंगल से भी देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस इलाके में जो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम इजराइल कहते हैं। इजराइल के अंदर ही 2 एरिया हैं जिसको हम वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी कहते हैं, जिसको हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। और इसके आसपास, अगर इजराइल के आसपास कौन कौन से कंट्री हैं आपको जानना ज़रूरी है। तो इजराइल के ठीक ऊपर वाला जो एरिया है इसे लेबनान कहते हैं नॉर्थ में। उसके अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो सीरिया आता है। इजराइल के ठीक ईस्ट वाला पोर्शन में जॉर्डन आता है, और इजराइल के वेस्ट में बेसिकली आपका भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है। बट इजराइल
के आसपास जितने भी कंट्री हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर लीबिया, इजिप्ट से लेकर यहाँ पर अब आप देखेंगे सऊदी अरेबिया हो या यमन हो या ईरान, इराक हो या टर्की हो, ये सारे कंट्री अरब कंट्री हैं। और एक तरीके से उन्होंने एक जॉइंट मोर्चा पहले खोला हुआ था इजराइल के अगेंस्ट, बिकॉज वो चाहते थे कि जो पूरा इलाका है पहले फ़िलिस्तीनियों को या पैलेस्टीनियंस को पूरा मिल जाए, और झगड़ा एक बहुत बड़ा था। तो इस बैकग्राउंड को आप प्लीज़ याद रखना। साथ ही में आप याद रखना कि जो अफ्रीकन कॉन्टेंट है और जो एशियन कॉन्टेंट है वो बेसिकली सेपरेट करने के लिए कहा जाता है कि स्वेज कैनाल वाला एरिया पोर्शन है, बट लोगों को लगता है कि स्वेज कैनाल के जो आप सदर्न साइड में जाओगे तो वो इजिप्ट होता है, बट स्वेज कैनाल के ठीक ऊपर एक ग्रीन वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, सिनाई, जिसका बॉर्डर बेसिकली इजराइल से लगता है। ये सिनाई इलाका इजिप्ट का पार्ट है और इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे कि किस तरीके से सिनाई का एक रोल प्ले हुआ था इजराइल के और अरब के झगड़े के हाथ। आइए अब बात करते हैं आगे इसके क्या डेवलपमेंट हुए थे। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं इजराइल के बारे में भी कि जो इजराइल एज अ कंट्री आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कंट्री है। ये इस पूरे कंट्री के अंदर क्या क्या बातें हैं जो आपको नॉर्मली आप न्यूज़ में सुनते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए इजराइल का जो कैपिटल है वो तेल अवीव है। ऑफिशियली अभी फ़िलहाल इजराइल चाहता है कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दे जेरूसलम के अंदर, जिसको कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक मान्यता नहीं दी थी। बिकॉज जेरूसलम को पूरे दुनिया ने कैपिटल नहीं माना था इजराइल का, तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल का नाम था तेल अवीव, वो अपना अनऑफिशियल और ऑफिशियल कैपिटल को पिछले 70 सालों से माना था। लेकिन अभी यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इजराइल के साथ मिलकर मानते हैं कि जो जेरूसलम वाला इलाका है वो बेसिकली इज़ द कैपिटल ऑफ इजराइल। तो यहाँ पर एक नया मूव खेला गया है, जिसकी वजह से रिसेंटली कुछ झगड़े भी हुए थे अरब कंट्रीज़ के और इजराइल के बीच में। साथ में आपको मालूम होना चाहिए तेल अवीव और जेरूसलम के अलावा कि पूरे के पूरे इस इजराइल वाले इलाके के अंदर दो पोर्शंस को मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो आप ब्लू पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है वेस्ट बैंक, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, और एक जो रेड पोर्शन यहाँ बना हुआ है इसे बोला जाता है गाज़ा स्ट्रिप या गाज़ा पट्टी। तो इन दोनों पीसेस को मिलाकर आप कह सकते हैं जो कंट्री एक इनफॉर्मली आप देखते हैं आजकल आपकी न्यूज़ में आता है वो पैलेस्टाइन होता है और फ़िलिस्तीन कहते हैं। तो फ़िलिस्तीन बेसिकली और पैलेस्टाइन को अगर आप बात करते हैं तो पैलेस्टाइन इज़ इक्वल्स टू वेस्ट बैंक एंड गाज़ा स्ट्रिप। तो इन दोनों को मिलाकर बेसिकली पैलेस्टाइन बनता है। पैलेस्टाइन के अलावा और क्या मालूम होना चाहिए, इजराइल के ठीक साइड में आप सदर्न पोर्शन में जो इलाका है इसको सिनाई बोलते हैं। और एक नॉर्थ का इलाके की भी मैं कुछ देर के बाद बात करूंगा कि जो इजराइल है उसने अपनी बॉर्डर के बियॉन्ड सीरिया के अंदर भी कुछ एरिया जिसे हम गोलन हाइट्स कहते हैं वो एरिया कब्जा किया हुआ है। इसके ऊपर भी एक झगड़ा है। और इजराइल के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं इस बॉर्डर पर बहुत बड़ा बॉर्डर है, ये बेसिकली लेबनान का है। लेबनान की कैपिटल बेरूत है और बेरूत के अंदर पिछले महीने एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे कहा जाता था कि बिल्कुल एटम बॉम्ब की तरह है। वो रीज़न ये है कि काफ़ी सारे जो टेररिस्ट हैं वहाँ पर हिजबुल्ला ग्रुप है, उन्होंने अपने जो गोडाउन में वो सारा का सारा एक्सप्लोजिव स्टोर किया हुआ था। और एक कहा जा रहा है कि इजराइल की मिसाइल ने वो पर्टिकुलर जो स्टोरेज था, फैसिलिटी पूरा का पूरा मॉल में था, उसको फोड़ दिया और जो उससे जो बॉम्ब का सारा एक्सप्लोजन हुआ वो ऑलमोस्ट लुक लाइक एक परमाणु बॉम्ब की तरह था। तो इजराइल के अंदर ये सारी बातों को हम याद रखेंगे। आइए अब जानते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुए थे। तो इस महीने जहां बहरीन ने दोस्ती करी है इजराइल के साथ, तो पिछले महीने आपने देखा था अगस्त के महीने में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है उन्होंने दोस्ती कर ली थी इजराइल से और अपने राजनयिक रिश्ते या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बना लिए थे, राइट। आइए अब जानते हैं क्विकली कि इजराइल में पिछले 100 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बिफोर 1947 जो एरिया था वो बेसिकली जो वाइट पोर्शन है वो इजराइल कहलाता था और ग्रीन वाला जो सबसे ऑलमोस्ट 95% एरिया था वो पैलेस्टीनियंस का कहलाता था। तो फिलिस्तीन का बेसिकली इस पर कंट्रोल था, बट मोरलेस दोनों जो एरियाज़ हैं उसको जो कंट्रोल करता था वो ब्रिटिश करता था। मैं इसके बारे में भी बैकग्राउंड में भी चर्चा करूँगा। 1947 के बाद एक पार्टीशन हुआ जहां अंग्रेज़ों ने इजराइल नया कंट्री अपने आप बना दिया और ज्यूज़ को वो एरिया दे दिया। तो वो एरिया यहाँ से डॉटेड एरिया से बढ़कर ये पूरा वाइट वाला जो एरिया है वो ज्यूज़ का हो गया और उसे इजराइल कहा जाने लगा। जो बाकी पोर्शन था वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स को दे दिया गया था, जिसमें गाज़ा स्ट्रिप और उसके आसपास के एरिया
वेस्ट बैंक और लेबनान के साथ वाला एरिया भी बेसिकली थर्ड पोर्शन भी पैलेस्टीनियंस को दे दिया गया था। बट जब ये बंटवारा हुआ तो एक लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद इजराइल ने उन सबको हरा दिया और इजराइल ने फिर जो अपना नॉर्थ वाला पोर्शन है वो भी अपने अंदर मिला लिया। तो बेसिकली यहाँ के ज़्यादातर जो पैलेस्टीनियंस थे वो भागकर ऊपर लेबनान में चले गए और आज भी तकरीबन 20 से 22 लाख शरणार्थी वहाँ रहते हैं और इस इलाके पर ज्यूज़ ने कब्जा कर लिया। तो एक तरीके से 1947 के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ पैलेस्टाइन के पास दो एरिया रह गए थे, वेस्ट बैंक एज वेल एज गाजा स्ट्रिप। आप गाजा स्ट्रिप भी देख सकते हो, जो बहुत बड़ा एरिया था वो भी पूरा कब्जा कर लिया और सिर्फ छोटा सा पोर्शन उन्होंने पैलेस्टीनियंस को दे दिया। यहाँ तक भी बात शांत नहीं हुई, करीब करीब 20 साल तक ऐसा स्टेटस को मेंटेन रहा जहाँ पर पैलेस्टीनियंस के पास ये एरिया था और इजराइल के पास यहाँ एरिया था। बट इसके बाद काफ़ी सारे अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। 1967 में जब अटैक हुआ, अटैक के बाद ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पूरा एरिया और इजराइल ने कब्जा कर लिया। और आज का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो इस वेस्ट बैंक के अंदर भी अब कॉलोनियाँ जो हैं इजराइल ने बनानी शुरू कर दी हैं और बहुत सारे ज्यूइश सेटलमेंट्स वहाँ बना दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी हरी पट्टी थी अब सिर्फ इतने ही जो स्पार्सली जो एरियाज़ हैं वही रह गया है। तो ये रिमेनिंग पोर्शन जो ग्रीन वाला है ये, और अब ये पैलेस्टीनियन रह गया है और बाकी सारे एरिया पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। तो झगड़ा बेसिकली पैलेस्टीनियंस का ये है कि वो कहते हैं कि ये हमारा इलाका है जहाँ पर ज्यूज़ आए हैं और कब्जा करके बैठ गए हैं, फिर ज्यूज़ कहते हैं कि ये हमारा इलाका है और आप भी अपनी तरफ रहें, हम अपनी तरफ रहेंगे और पीस होनी चाहिए। बट ये बेसिकली झगड़ा एरियाज़ का है। तो आइए थोड़ा और जान लेते हैं कि इस बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या हिस्ट्री थी। तो थोड़ा मैं आपको 500 साल पहले लेके जाऊँगा कि जो इलाका था पैलेस्टीनियंस का, आप देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है ये एक बहुत बड़े साम्राज्य का एम्पायर का पार्ट था। ये बेसिकली एम्पायर जो कहलाता था वो ऑटोमन एम्पायर कहलाता था। ऑटोमन एम्पायर तकरीबन 1500 साल से लेकर 1919 तक जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है तब तक यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था। तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर कौन कौन से एरिया आते थे? पूरा टर्की जो है बेसिकली ऑटोमन एम्पायर ही था। टर्की के साथ साथ सीरिया का पूरा एरिया, जॉर्डन का पूरा एरिया, इराक का ऑलमोस्ट 80% एरिया, और आप देख सकते हैं साथ में इजिप्ट का पोर्शन, ये सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर में था। नॉट ओनली दैट, इवन जो सऊदी अरेबिया और यमन का जो सदर्न पोर्शन है ये वाला पार्ट भी ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग था, तकरीबन 420 साल तक उन्होंने वहाँ पर राज किया था। और बिकॉज वो एक मुस्लिम कंट्री था तो ज़्यादातर जो ज्यूज़ यहाँ पर इस दौरान पैलेस्टाइन में रहते थे उनको वहाँ से मार के भगा दिया गया था। कहा जाता है कि जो जेरूसलम वाला एरिया है वहीं से ज्यूज़ के ओरिजिन्स निकलते हैं, उनके फोर फादर्स, और वहीं पर जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका भी जो लास्ट डेज हैं वो वहीं पर जेरूसलम के अंदर उन्होंने जो अलग सा मॉस्क है वहीं पर गुजारे थे। तो बेसिकली मुस्लिम्स और ज्यूज़ के लिए जेरूसलम एक बहुत बड़ा पवित्र प्लेस है और उसके आसपास ही ज्यूज़ और मुस्लिम्स को एग्जिस्ट करते थे। बट इन 400 साल के दौरान यहाँ से ज्यूज़ को भगा दिया गया था। ज्यूज़ की पॉपुलेशन सिर्फ 5% से भी कम रह गई थी और 95% ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे। और ये जो ही सारे ज्यूज़ थे यही सारे लोग ज्यूज़ यहाँ से भागकर जर्मनी चले गए थे, आपके अमेरिका चले गए थे और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रसिद्धि पाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाई। अगर आप जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में तकरीबन आपको हिस्ट्री अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की पढ़ते हैं तो 22 लाख ज्यूज़ को वहाँ पर हिटलर ने गैस चैम्बर्स में मारा था, राइट। बट इसके बाद भी जो ज्यूज़ थे वो काफ़ी सारे अपने एरिया को प्रोग्रेस करते रहे, इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा काम करते रहे। आज भी टॉप 10 बिजनेस ग्रुप्स के अंदर 5+ ग्रुप जो बिज़नेस के हैं अमेरिका में वो सारे के सारे ज्यूज़ हैं। चाहे आप जकरबर्ग की बात करो वो भी एक ज्यू है, चाहे आप गूगल की बात करो या व्हाट्सएप की बात करो या फोर्ड की बात करो, ये सारे के सारे ज्यूज़ ग्रुप हैं। तो इन लोगों ने वेल्थ बहुत अच्छा कमाया बट इनके पास अपना जो खुद का ज़मीन था वो चला गया था। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ और ऑटोमन एम्पायर हार गया और इसके बाद इस एरिया पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया तो ब्रिटेन ने कहा कि जो ज्यूज़ हैं वो हमारे फ्रेंड्स रहेंगे और उनसे दोस्ती करके उन्होंने इस एरिया पर कब्जा करना स्टार्ट किया और दुनिया भर के ज्यूज़ को इनवाइट किया कि जो भी जहां है वो वहां से आना शुरू हो जाए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये वाला जो माइग्रेशन था वो कम था, बट जब 1939 और 40s से हिटलर ने जर्मनी में ज्यूज़ को मारना शुरू किया तो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद बहुत सारे ज्यूज़ ने डिसाइड किया कि हम दुनिया भर में बंजारों
गधों की तरह घूमते हैं, इससे बेटर है कि अपने ही होमलैंड में चलें और वहाँ जाके अपना कंट्री बनाएं। इसी की वजह से दुनिया भर के ज्यूज़ जो थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस एरिया में आना शुरू हुए थे। जब इस एरिया में जहाँ पर मुस्लिम्स रह रहे थे, जब ज्यूज़ आना शुरू हुए और उन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू की और अपनी रिवर्स वगैरह पर कब्जा किया, तो झगड़ा वहाँ से स्टार्ट हुआ। आइए थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं कि जब 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया और उसके बाद जब ब्रिटिश ने यहाँ पर इस एरिया में कब्जा किया, उन्होंने जब ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया तो ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए गए। जो अपर पोर्शन है वो टर्की बन गया। उसके बाद लेबनान और सीरिया को फ्रांस को दे दिया गया कॉलोनी बना के, और जो ब्रिटेन था उन्होंने पैलेस्टाइन का इलाका और जो जॉर्डन का इलाका है और थोड़ा बहुत इराक का एरिया भी कब्जा करके ये पूरा एक एरिया अपने कब्जे में ले लिया। साथ में यहाँ पर उन्होंने जो ज्यूज़ थे उनको बुलाना शुरू किया और मुस्लिम्स को भी कहा कि हम आपके लिए पूरा एरिया बनाएंगे, डेवलप करेंगे, आपको भी हम इंडिपेंडेंस देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बाउंड्रीज बनना शुरू हो गई। पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके पर ब्रिटिश का कब्जा था। ब्रिटिश के कब्जा होने के बाद ही जो 1900 आप देख सकते हैं कि 1922 में एक बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन में ये बेसिकली अनाउंस हुआ कि जो पूरा का पूरा पैन जॉर्डन और पैलेस्टीनियन एरिया था उसमें एक रिवर थी, जॉर्डन रिवर। उस जॉर्डन रिवर के बेसिकली वेस्ट वाला एरिया में हम ज्यूज़ को बसाएंगे और उसके जो ईस्ट वाले इलाके में जॉर्डन में हम मुस्लिम्स को बसाएंगे और ज़्यादातर जो हक होगा रिसोर्सेज पर वो इजराइल का होगा। इसके बाद बहुत झगड़ा वहाँ आपस में शुरू हुआ, पर ब्रिटेन ने वो सारे के सारे जो विद्रोह थे उनको, रिवोल्ट थे उनको बेसिकली सारा का सारा क्रश कर दिया और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 25 साल तक इस एरिया पर कब्जा करते रहे। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद ब्रिटेन ने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं और वो उन्होंने जो इजराइल वाला इलाका है वो सारा का सारा ज्यूज़ को दे दिया था, और जो बाकी सारा आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन में जो एरिया है वो बेसिकली मुस्लिम्स को देकर कहा था कि आप ये 3 एरिया जो है अपने पास रखो। और इसी के बारे में यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पर इंटरवीन किया था और 1948 में एक पार्टीशन का जो प्लान था कि ये जो एरिया है इतना ऑन द गाज़ा स्ट्रिप के साइड पर ये वाला पोर्शन जिसमें जेरूसलम भी शामिल था और लेबनान के पास नॉर्थ में, ये तीनों इलाके मिला के बेसिकली आपका पैलेस्टाइन बनेगा और बाकी सारा एरिया जो इजराइल कहलाएगा। ये बात जब वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस की तो जितने भी उसके आसपास के जो अरेबियन कंट्रीज़ थे उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारा जेरूसलम है, पैलेस्टाइन भी हमारा है, ज्यूज़ यहाँ पर फोर्सिबली आ गए हैं। उन्होंने इस एग्रीमेंट को नहीं माना और यहाँ पर अटैक कर दिया। 1948 में आप देख सकते हैं कि जब ये सारा का सारा बंटवारा हुआ उसके बाद 1948 में अरब ने चारों तरफ से एक तरीके से इजराइल पर अटैक कर दिया। बट इजराइल के पास अमेरिका की सपोर्ट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके पास एडवांस वेपन सिस्टम्स थे और उन्होंने इस तरह इस फाइट को लड़ने के बाद सारे अरब कंट्रीज़ को यहाँ से हरा दिया। और हराने के बाद जो नॉर्थ में आप पोर्शन आप देख सकते हैं उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। तो जो अरब और इजराइल की 1948 वॉर हुई थी उसके बाद जो पैलेस्टीनियंस ने अपना जो नॉर्थ वाला इलाका है वो भी खो दिया और मोस्टली जो यहाँ से लोग थे वो बेसिकली शरणार्थी बन के लेबनान में चले गए। इसके बाद तकरीबन कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी लाइंस दोबारा बन गई। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोर्शन चला गया है, सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को मिला के बोल दिया गया कि ये एक पैलेस्टाइन का इलाका होगा। बट इसके बाद 20 से 22 साल तक वहाँ पर कह सकते हैं आप शांति रही। 20 साल की शांति के बाद फिर से अरब कंट्रीज़ जुट गए कि अपने इलाके पर दोबारा से कब्जा करते हैं और इसमें बहुत ही एक पॉपुलर वॉर रही थी जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा जाता है। 6 दिन की वॉर हुई थी। इस वॉर में करीब 20 कंट्री जो अरब के थे उन्होंने मिल के एक साथ इजराइल पर अटैक किया था। बट इजराइल ने वो सारे कंट्रीज़ को 6 दिन के अंदर हरा दिया था। नॉट ओनली उनको 6 दिन में हराया था बट उनके जो इलाके हैं उन पर भी कब्जा कर लिया था। तो आप देख सकते हैं जब इजिप्ट यहाँ से आया था अटैक करने तो इजिप्ट का ही इलाका जो सिनाई का इलाका मैंने पहले भी बताया था उस पूरे इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। नॉट ओनली दैट, इजराइल ने जॉर्डन के भी काफ़ी सारे पोर्शन पर कब्जा कर लिया था। उसके साथ साथ
जो आप देख सकते हैं इजराइल के ठीक नॉर्थ ईस्ट में जो सीरिया का इलाका है, जिसमें गोलन पहाड़ियाँ और पानी वगैरह रिवर आता है, तो पानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल में, उस पर भी अपना कब्जा कर लिया। एंड साथ में वो लेबनान के अंदर भी चले गए थे और उस एरिया पर भी कब्जा कर लिया था। तो नॉट ओनली उन्होंने अपने इलाके की एक तरीके से रक्षा की, बट दूसरे कंट्रियों के इलाके पर भी कब्जा कर लिया। और बाकी सारे अरब कंट्री अब उससे प्लीड करने लगे कि प्लीज़ हमारा एरिया छोड़ दो, हम आगे से आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। काफ़ी बहुत ज़बरदस्त डिफीट हुई थी अरब कंट्रीज़ की, और एक तरीके से इजराइल ने अपना वहाँ पर आर्मी माइट दिखाया था। ये जो लड़ाई है, इसके बाद तकरीबन आप देख सकते हैं और कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, जबकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सिनाई का इलाका था, जो बेसिकली आपको प्रीवियसली दिखाया था, जो इजिप्ट का पोर्शन था, उसको जब इजिप्ट ने कहा कि प्लीज़ हमारे को ये इलाका छोड़ दो, बट जब इजराइल ने नहीं छोड़ा तो तकरीबन इनके बीच में 10 से 12 साल तक डिस्कशन चलता रहा। और 1979 में आके 1979 में आके बेसिकली इजिप्ट के लिए ये सिनाई वाला इलाका है इजराइल ने छोड़ दिया था। 1979 से लेकर बेसिकली 1979 में जो इजराइल को मान्यता दे दी गई थी बाय इजिप्ट। इजिप्ट ने कहा कि हम आपको अब एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस तरीके से इजराइल एक फर्स्ट ज्यूइश स्टेट बन गया था। हालांकि ये जो डिस्कशन है तकरीबन 3 साल तक चला था, और 1982 में आके जो इजराइल है उसने पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं, जो सिनाई वाला इलाका है वो सारा सिनाई इलाके को छोड़ दिया और इजिप्ट के पास अपना एरिया आ गया। तो इस तरीके से जो इजिप्ट है वो पहला कंट्री बना जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद एक तरीके से अरब कंट्रीज़ के अंदर भी फूट पड़ गई कि पहले सब लोग मिलके इजराइल से लड़ रहे थे और एंटी अमेरिका थे, बट बाद में जब इजिप्ट अमेरिकन लॉबी में चला गया, इजराइल के पास चला गया, तो बाकी सारे अरब कंट्रीज़ भी अपने अपने जो उनके इंटरेस्ट थे उसके हिसाब से अब दोस्ती करने लगे अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ। इसी कॉन्फ्लिक्ट में आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ऐसा सिनेरियो बना तो जो पैलेस्टीन के लोग थे उनके बीच में भी एक तरीके से कुछ और वायलेंट ग्रुप्स आ गए, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, जिन्होंने इसकी एक नया तरह का वहाँ पर एक आज़ादी के लिए एक लड़ाई शुरू कर दी। 1979 में जब इजिप्ट की दोस्ती इजराइल के साथ हो गई तो जो फ़िलिस्तीन वाला इलाका था, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, उस इलाके में जो पैलेस्टीनियंस थे उनको लगा कि उनका कंट्री जा रहा है, तो उन्होंने भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर थे यासिर अराफात, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, और इंडिया ने उनको इस सपोर्ट कॉज में सपोर्ट किया था। तो एक तरीके से वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, बट इसी की एक जो एक्सट्रीम वायलेंस वाली जो विंग थी, उन्होंने वहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक भी करने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बेसिकली सारे के सारे जो रॉकेट लॉन्चर्स, बॉम्ब वगैरह लाके वहाँ की जो लोकल इजराइल की जो आर्मी थी उनके साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हथियार उठाकर लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। इसी तरीके से यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पहले बाहर के कंट्रियों से लड़ाई हो रही थी, अब वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, जिसके अगेंस्ट में इजराइल ने फिर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट लेने शुरू किए। तो आइए अब जानते हैं कि इसके बाद का डेवलपमेंट क्या हुआ। तो इसके बाद का डेवलपमेंट ये हुआ कि जब वहाँ पर 1980s के बाद एक तरीके से वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आने शुरू हुए थे। एक ऐसा ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियंस का था, उसका नाम था हमास, जो कि वहाँ पर अभी भी एक्टिव है, और वहाँ का जो पॉलिटिकल जो पार्टी है वो आजकल उसके प्राइम मिनिस्टर भी हैं पैलेस्टाइन के अंदर। तो उसने यहाँ पर एक तरीके से हथियारबंद लड़ाई शुरू कर दी इजराइल के अगेंस्ट में। तो इजराइल ने जवाब में क्या किया कि जो गाजा का एरिया है उस एरिया में और वेस्ट बैंक के एरिया में, वहाँ पर पूरे एरिया में वॉल बना दी। करीब करीब आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर कई जगह पर मिल जाएगा कि 150 से 200 फीट की ऊंची, तकरीबन 500 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की वॉल बना दी, और एक तरीके से पैलेस्टीनियंस को सेपरेट कर दिया कि आप अपने एरिया में रहें। जबकि बाकी एरिया में दुनिया भर के ज्यूज को बुलाना शुरू कर दिया, तो पूरी दुनिया से जो यहूदीज थे, ज्यूज थे, वो यहाँ पर बसना शुरू हो गए। बट इसके बाद जब उन्होंने देखा कि 2001 के आसपास आके कि ये लड़ाई थम नहीं रही है, तो इजराइल ने एक और बड़ा ज़बरदस्त मूव खेला। वो मूव खेलने का एक थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा कि बीच में इजराइल और जो पैलेस्टीनियंस थे उनके बीच में 1992 में यासिर अराफात की एक
पीस प्लान भी बना था, जहां पर इजराइल चाहता था कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मिला के पैलेस्टीनियंस अपना देश मान लें, बाकी एरिया मेरा है, लेकिन जो उनकी मिलिट्री की डिफेंस की जो सुरक्षा की गारंटी है वो इजराइल देगा। तो इजराइल के चाहता था कि पैलेस्टीनियन की अपनी आर्मी ना हो, आर्मी इजराइल की हो, लेकिन वो कंट्री चलाते रहें, और जेरूसलम को वो चाहता था कि हाँ उनके पास रहे। जब इन दो बातों पर समझौता नहीं हुआ तो बेसिकली इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम आपको कंट्री नहीं मानेंगे, और उसी के बाद वहाँ पर एक कह सकते हैं हथियारबंद संघर्ष दोबारा से शुरू हुआ हमास का, और उन्होंने एक इंतिफादा शुरू किया था, मूवमेंट, जहाँ पर वो अटैक करते थे इजराइल के ऊपर। इजराइल ने उसके जवाब में जब दीवार बनाई तो साथ में उसने ये किया कि जो अंदर लोग वहाँ रह रहे हैं उस एरिया पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने अपनी ज्यूइश सेटलमेंट शुरू कर दी। तो यहूदी सेटलमेंट्स अब सिर्फ इजराइल के अंदर नहीं थी, अब बेसिकली वो उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर भी शुरू कर दी, और तकरीबन आप देख सकते हैं जितना भी ये ऑरेंज वाला इलाका है, मोरलेस सारे इलाके पर पूरी टाउनशिप बनाकर इजराइल ने अपना कब्जा कर दिया है, और इसको बेसिकली फ्लाईओवर्स और बाईपास करके डायरेक्टली अंदर ज़मीन के ऊपर से नहीं, पिलर्स डालकर, ऊपर रोड डालकर सारे एरिया को अपने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर पैलेस्टीनियंस तो नहीं आ सकते, लेकिन जो जितने भी ज्यूज़ हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर इस जगह पर आपस में टहल सकते हैं। उनके सारे एरियाज़ को बेसिकली मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया है, टाउनशिप बना ली हैं, हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, और एक तरीके से पैलेस्टीनियंस की ज़मीन पर और कब्जा कर लिया है। इसी वजह से यहाँ पर झगड़ा और बढ़ा। अरब कंट्रीज़ अब यहाँ पर बेसिकली इजराइल से गुस्सा तो हैं, लेकिन अब उनका जो कॉज है पैलेस्टीनियंस के लिए अब उतना बड़ा कॉज नहीं रहा, बिकॉज उनको मालूम है कि यहाँ पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, और अब उनको बजाय पैलेस्टीनियंस कॉज के उनको एक और बड़ा डेंजर जो आ रहा है उनके ईस्ट फ्रंट से, ईरान से आ रहा है। वो बेसिकली रिलीजन की एक लड़ाई है, शियास की और सुन्नीस की, जहाँ पर इजराइल एक शिया कंट्री है और जो बाकी सारे सुन्नी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर ईरान के अगेंस्ट में एक फ्रंट खोलना चाहते हैं, और उनको एक नया एलाई मिला है इजराइल। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि 1994 में जॉर्डन ने इसको इजराइल को मान लिया था, और साथ में अभी अभी बेसिकली यूएई और बहरीन ने भी उसकी दोस्ती कर ली है। आइए एक और रीज़न जानते हैं कि क्यों इजराइल और फ़लस्तीनी झगड़ते हैं। तो उसका रीज़न बहुत बड़ा बेसिकली सिटी ऑफ जेरूसलम भी है। सिटी ऑफ जेरूसलम आप देख सकते हैं, बेसिकली एक वहाँ पर दोनों यहूदियों के और मुस्लिम्स के पवित्र प्लेस, होलीएस्ट प्लेस हैं, जहाँ पर ज्यूज़ का यहाँ सबसे होलीएस्ट प्लेस इसी जगह पर है। वहाँ पर कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी अपने लास्ट डेज़ यहीं पर गुजारे थे, और उसके बाद वो हेवन को गए थे। तो मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मॉस्क जो है वो भी उतनी ही पॉपुलर है मुस्लिम्स के लिए, और ज्यूज़ के लिए भी वही जगह पॉपुलर है। इसीलिए उन दोनों में झगड़ा होता है। जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट आए हैं, तो वहाँ पर ये रिलीजियस झगड़ा है, जहाँ पर ज्यूज़ कहते हैं कि सारा इलाका हमारा है, हम मुस्लिम्स को नहीं देंगे ये इलाका, क्योंकि मुस्लिम्स कहते हैं कि ये इलाका हमारा है और हम ज्यूज़ को नहीं देंगे। और ये जो पूरी सिटी है वो बेसिकली वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर रहे, तो पैलेस्टीनियंस अपना कब्जा क्लेम करते हैं और ज्यूज़ चाहते हैं कि वो अपने कंट्रोल में रहे। तो एक बहुत बड़ा झगड़ा बेसिकली जेरूसलम भी है। तो आप देख सकते हैं जेरूसलम की वजह से 1948 और 1967 में वॉर भी हुई हैं, बट ये झगड़ा आज भी चलता जा रहा है। और जो अभी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनवरी में इजराइल के साथ एक पैक्ट किया है, जहां पर वो कहते हैं कि अगर इजराइल इन सारी बातों को मान ले तो फिर यहाँ पर पीस हो सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेसिकली एक नया प्लान लेके आए हैं जनवरी 2020 में, जहाँ पर वो कहते हैं कि जो सारे के सारे छोटे छोटे इलाके हैं जो इजराइल के अलावा बाकी रह गए हैं, उनको और इजराइल को, गाज़ा पट्टी को मिला के बेसिकली वो एक कंट्री बना दें। इजराइल इस बात के लिए मान गया है। पैलेस्टीनियंस की एक और लड़ाई थी कि अगर ये दोनों इलाके अलग अलग होंगे तो हम वहाँ पर जाएंगे कैसे। तो उसके लिए बेसिकली एक गाज़ा टनल बनाने का प्लान है, ताकि ये सारा इलाका मिलके एक पैलेस्टीनियन कंट्री बन जाए और वो आपस में जुड़ा हो, डायरेक्ट बेसिकली कनेक्शन हो जाएगा गाज़ा की जो टनल बना के। तो एक तरीके से ये प्रपोज़ल इजराइल को दिया गया, इजराइल उस बात को मान गया है। जब इजराइल उस बात को मान गया है तो पैलेस्टीनियंस के जो लोगों को इसी बात को मानने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। साथ में जो उसके आसपास के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो बिकॉज अब इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं, तो बेसिकली उन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि वो पैलेस्टीनियंस को समझाएं और वहाँ पर एक पीस प्लान को अब एक्सेप्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में जहाँ पर शांति आने के चांसेस हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक और नया तूफ़ान आने वाला है। वो तूफ़ान किस फॉर्म में आएगा कि जितने भी यहाँ पर अरब कंट्रीज़ के आसपास के हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट बना रहे हैं,
ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका भी ईरान के अगेंस्ट में बहुत सारे सैंक्शन लगा रहा है। इजराइल ने अभी अभी रिसेंटली करीब 3-4 एक कह सकते हैं कोवर्ट स्ट्राइक की हैं ईरान के अंदर। तो अगला जो हम मुद्दा देख रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई होने के चांसेस हैं वो बेसिकली ईरान वर्सेस इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज़ हैं। ये शायद रिलीजियस लड़ाई भी है बट एक पॉलिटिकल लड़ाई भी है। ऑयल भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है। तो आने वाले टाइम पर हमें इस एरिया के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके डेवलपमेंट्स जो होंगे वो हमारी लाइफ में डेफिनेटली इंटरफेयर करेंगे आगे चल के, चाहे वो ऑयल प्राइस से रिलेटेड हो या बाकी पॉलिटिकल मूव्स हों। इसी के साथ आज का एडिशन एंड करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब प्राइम चैनल्स फॉर ऑल द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। थैंक यू, बाय बाय।